Hello friends, this is Gitesh Yadav and I am going to start my classes on economics. This is free of cost. तो मैं जो हूँ इकोनॉमिक्स पे अपने MPPSC के सिलेबस के हिसाब से लेक्चर्स लेने वाला हूँ। तो इसमें हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले एक चीज़ मैं आपको पहले ये बता दूं कि जब 2019 तक था जो पुराना सिलेबस था उस टाइम तक ये जो हमारा इकोनॉमिक्स है ये 150 नंबर का हुआ करता था। अभी प्रचलन में यह है कि इकोनॉमिक्स केवल 30 नंबर का रह गया है, जबकि ये जो है ये गलत है। इकोनॉमिक्स जो है अभी 60 नंबर का है। ठीक है। अब ये 60 नंबर का ऐसे है क्योंकि ये अगर आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में हमें 2 यूनिट दी हुई हैं GS2 में। पहले इकोनॉमिक्स जो है वो GS3 में आया करता था 150 नंबर का। तो आप जब सिलेबस देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें GS2 में 2 यूनिट हैं, GS1 और GS2। सॉरी, यूनिट 1 और यूनिट 2, और दोनों ही यूनिट्स जो हैं वो इकोनॉमिक्स से रिलेट करती हैं। बस अंतर ये है कि यूनिट 1 जो है वो नेशनल अपने इंडिया लेवल का इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, जबकि GS2 मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में है। तो ये दोनों मिलके 60 नंबर का रोल प्ले करते हैं। तो जो शुरुआत है मैं पहले आपको सिलेबस दिखाता हूँ। तो ये हमारा GS2 का पार्ट बी का यूनिट 1 है जो इकोनॉमिक्स को रिलेट करता है। जैसा कि पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, हम इन सारे पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। मैं अपने लेक्चर इस पे अपलोड करता जाऊंगा इकोनॉमिक्स चैनल पे, और रेगुलरली जो है इस पे आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो पहला जो है इशू एंड इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। भारत में कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र के मुद्दे एवं पहल हैं। तो यहाँ पे जो है मुद्दे एवं पहलों का मतलब ये रहता है, ये जो इशू है इसमें आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ें आ जाती हैं इसमें, है ना। ये एन है, ये एन, डब्लू मत समझिएगा। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। और मतलब इसमें ये रहता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दूं कि एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में हम हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप्स जो हैं हम उगा रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स लगता है, जिसमें बहुत ज़्यादा भूमि जल का दोहन होता है ना, जिसमें उर्वरकता मिट्टी की कम होती जाती है। तो ये एक इशू है। दूसरा वहाँ पे इन्वायरमेंटल इशू हो गया। फिर पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएगा कि अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। अगर हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ते हैं, तो हाल ही में रिपोर्ट्स जारी हुई थी जिसमें ये सामने आया था कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से, जैसे सिक्किम है, सिक्किम सबसे बड़ा हमारा जो है पहला राज्य है जो ऑर्गेनिक खेती कर रहा है ना। तो ये रिपोर्ट्स आई थी कि एग्रीकल्चर से आपका प्रोडक्शन तो कम हुआ है, मतलब मिट्टी की उर्वरकता तो बड़ी है, मगर प्रोडक्शन हमें वैसा नहीं मिल रहा है जैसा पहले मिला करता था। तो अब ये क्या हुआ, ये एक इशू हो गया है। ठीक है, ये एक इशू हो गया है। ये इशू क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक तो इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है, और दूसरा हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी हमें फूड सिक्योरिटी का भी ध्यान में रखना है ना। तो ये इसलिए एक इशू है। वैसे ही अगर आप इंडस्ट्री को लेकर अगर बात करें तो इंडस्ट्री को लेकर के क्या क्या मुद्दे सामने आते हैं, है ना। तो इंडस्ट्री में क्या आएगा कि एक तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है ना, ये एक तरफ खड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ क्या खड़ा हुआ है, पॉल्यूशन, यानी कि इन्वायरमेंट हमारा एक तरफ खड़ा हुआ है ना। कि हम इन्वायरमेंट के लिए पेड़ पौधों को ना काटें, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उनको काट दिया जाए। तो इस टाइप की चीज़ें रहेंगी इसमें जो हम डिस्कस करेंगे। ऐसी सर्विस सेक्टर है तो उससे संबंधित जो भी पहले रहेंगी हम उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो जो नेशनल इनकम का मेजरमेंट होता है ये 3 मेथड से होता है। एक होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, है ना। एक होता है आपका इनकम मेथड। एक आपका होता है प्रोजेक्शन मेथड, यानी कि व्यय विधि, आय विधि और उत्पाद विधि। ये हम डिस्कस करेंगे। फिर रिजर्व बैंक के फंक्शंस हैं, तो रिजर्व बैंक के फंक्शन में हम देखेंगे कि क्या क्या ये भूमिका निभाता है, कैसे ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। रुपया को, जैसे अभी हम हाल ही में देख रहे हैं कि $1 के लिए हमें 80 रुपये चुकाने पड़ते हैं। तो डॉलर के एप्रिसिएशन में, डॉलर की डेप्रिसिएशन में, और डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, ये सब क्या होता है, कॉमन टर्म है जो इकोनॉमिक्स में आप रेगुलरली देखते रहते हैं। तो इसके बारे में हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन और मॉनेटरी पॉलिसी, ये तो
बहुत ही हॉट टॉपिक है और मज़े की बात ये है कि ये यूपीएससी का भी फेवरेट टॉपिक है, तो हम इसको उसी लेवल पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टैक्सेशन सिस्टम, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने जीएसटी रिफॉर्म किया है तो उसको लेकर के क्या क्या चर्चाएँ चल रही हैं, कितना ये अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल रहा है, कितना असफल रहा है। ठीक है, अभी वैसे भी इसको लागू हुए 5 साल हो ही चुके हैं। तो ये देखेंगे हम। फिर सब्सिडी होता है, कैश ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी, ये भी यूपीएससी का बहुत हॉट टॉपिक है, तो हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। सब्सिडी में डायरेक्ट सब्सिडी, इनडायरेक्ट सब्सिडी होती है। ठीक है, अभी हम सब्सिडी को ही लेकर आप देखें तो एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने ज्योग्राफी ठीक से पढ़ी हो या आप अगर पढ़ने वाले हो तो आपको ये समझ में आएगा कि जो धान की फसल होती है, जिसे हम चावल कहते हैं, वो उसके लिए प्राकृतिक तौर पे बारिश ज़्यादा होनी चाहिए, मगर ध्यान के टॉप 5 स्टेट में पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट्स का भी नाम आता है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। तो वो टॉप 5 स्टेट्स में क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन इतनी ज़्यादा होती है और भूमि का जल दोहन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और 5 नदियों का क्षेत्र भी है वहाँ पे। तो ये क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो मतलब आप इन्वायरमेंटली देखें तो ये गलत है, क्योंकि जो जिस फसल के लिए जैसी भौगोलिक दशाएं वहाँ पे नहीं है, आप उस जगह पे वो फसलें उगा रहे हो। तो इस तरीके से हम सब्सिडी के पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर देखेंगे यहाँ पे। पब्लिक, ये जो चारों टॉपिक हैं ये भी यूपीएससी के बहुत ही हॉट टॉपिक्स हैं। ये रेगुलरली इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ठीक है, लोक वितरण प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँ, गरीबी, बेरोजगारी एवं क्षेत्रीय असंतुलन, ये सब क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अब देखेंगे। ठीक है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती हैं, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती हैं, इसमें भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं। एक होती है आपकी डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, एक होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि मौसमी बेरोजगारी। जैसे अगर आप धान की फसल में अगर उगाएंगे तो अलग से मजदूर आते हैं वो धान को लगाने के लिए, मगर जब वो वाली फसल का दौर चला जाता है तो वो नहीं रहते हैं। वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग, एक होती है शिक्षित बेरोजगार जिसको कहते हैं एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिर एक होता है आपका साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि आर्थिक मंदी और आर्थिक तेज़ी के दौर में किसी की नौकरी का छूट जाना, जैसे कि कोरोना के टाइम पे बहुत छोटी थी, तो ये साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है। ऐसी रीजनल इम्बैलेंस कहते हैं। सीधा मतलब ये होता है कि एक एरिया है, जैसे एक एरिया पार्ट ए है, एक एरिया पार्ट बी है, इसकी इसकी तुलना में यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा है और यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो कम है। स्टेट के तौर पे अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो महाराष्ट्र और बिहार हो गया, हम मध्य प्रदेश में रहते हैं तो मध्य प्रदेश में इंदौर इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, इन जैसे डिस्ट्रिक्ट की अगर कंपैरिजन हम अलीराजपुर झाबुआ से करें तो यहाँ पे हमें क्षेत्रीय असंतुलन देखने को मिलता है। उसी प्रकार फिर आगे हम आएंगे इंटरनेशनल ट्रेड पे। भारत में मतलब वर्तमान में भारत की क्या पोजीशन है, रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल का क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी क्या क्या भूमिका निभाती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, और फिर ये ऑर्गेनाइजेशन हम इंडिया के संदर्भ में इसको देखने का प्रयास करेंगे कि इंडिया के संदर्भ में इसका क्या क्या रोल ये निभा रही है और कैसे इसने हमारे भारत को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्प किया है। ठीक है, फिर दूसरा यूनिट ये है, दूसरा यूनिट में ये आता है कि विथ रेफरेंस टू मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या क्या स्थिति हमें देखने को मिलती है।